नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। और आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। और जस्ट मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि ये मास्टरिंग परसेंटेज जो मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, ये बेसिक से हाई लेवल तक का स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें प्री और मेंस सारे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, मैंने सारा परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शनल वैल्यू निकाला था। मैंने बताया था ऑलमोस्ट 40% से फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बताया था आप लोगों को याद करना, ठीक है। तो मैंने कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में मैंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है परसेंटेज में। जैसे कंपैरेटिव स्टडी मैंने सबसे पहले बताया था, फिर सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, फिर इसके बाद प्रोडक्ट कांस्टेंट जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, फिर वेटेड एवरेज और मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे वोटिंग, कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस, इनकम टैक्स बेस्ड क्वेश्चंस और बहुत सारे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले कंपैरेटिव स्टडी हमने पढ़ा हुआ था। फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोगों को, पहले पार्ट का आप लोग ज़रूर देख लीजिए इसको, ठीक है। एक एक चीज़ कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक ऑन टेप होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। अभी हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका था 11th क्वेश्चन पे। सो सवाल को पढ़ते हैं। Price of an article is increased by X% and then decreased by X%. The price of article became ₹1. Find the original price of the article. ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगर ओरिजिनल प्राइस कुछ रहा होगा और इस आर्टिकल का जो प्राइस है पहले X% हमारे पास बढ़ गया, फिर इसके बाद क्या हो रहा है, ये X% घट गया। ये आपके पास देखिए, हर बार जो परसेंटेज चेंज है इसका बेस वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर बेस वैल्यू चेंज हो रहा है तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत डिटेल में इस चीज़ को समझाया हुआ है। तो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट होता है। अब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है कि एक फॉर्मूला यूज होता है सिंगल परसेंटेज चेंज यूज करने का, दैट इज निकालने का, दैट इज एक्स प्लस एक्स वाई बाई 100%। ये हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है, जिसमें क्या होता है कि पॉजिटिव साइन हम लोग यूज करते हैं किस केस में, इंक्रीज के केस में, और नेगेटिव साइन कब यूज करते हैं हम लोग, डिक्रीज के केस में, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन इंक्रीज के केस में, नेगेटिव साइन डिक्रीज के केस में। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमारे पास जो प्राइस ऑफ आर्टिकल है वो हमारे पास कितना बना, वो ₹1 बना। तो आपसे ओरिजिनल कॉस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। फॉर श्योर बात है कि अगर आपके पास कभी X% का इंक्रीमेंट हो और X% का डिक्रीमेंट हो, अगर मैं सिंगल परसेंटेज चेंज पूछूं तो आप लोगों को ये वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर मैं X इंक्रीमेंट और X डिक्रीमेंट का सक्सेसिव चेंज निकालूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास, X पॉजिटिव में, Y की जगह पे -X, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बनेगा, x²/100। x से x कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास, -x²/100%। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है हमारे पास, लॉस हो रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल देर विल बी अ डिक्रीमेंट ऑफ हाउ मच परसेंट, x²/100%। मैं यहाँ पे पहले दूसरा पेन यूज करके इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे अगर सिंगल परसेंटेज चेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे x²/100% का हमारे पास क्या आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। तो कुछ बेसिक चीज़ देखिए, क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आराम से एक एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो एक्स इंक्रीमेंट और एक्स डिक्रीमेंट तो हमेशा क्या रहेगा, x²/100% का ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा, सिंगल परसेंटेज चेंज की बात करेंगे अगर तो, ठीक है। अब इसमें देखिए, मान लीजिए अगर मैंने बोला कि इसको हमें बेसिक इक्वेशन से अगर सॉल्व करना रहे, ठीक है, और मैं कुछ सर्टेन एकदम नॉर्मल मेथड से यूज़ करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस जो है, ओरिजिनल प्राइस को मैंने ₹Y मान लिया, एकदम बेसिक इक्वेशन से चलते हैं। तो मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस हमारे पास ₹Y है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, X% का इंक्रीमेंट। अगर X% का इंक्रीमेंट होता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बिकम 100 + X अपॉन 100। Y ओरिजिनल प्राइस था, X% का इंक्रीमेंट कभी भी होगा तो आप क्या करेंगे, 100 में X ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय 100 लगा देंगे। फर्दर अभी X% का डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 100 माइनस X होल डिवाइड बाई कितना, 100, और ये आपके पास कितने के बराबर बनेगा, ₹1 के बराबर बनेगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 100 × 100, दैट इज कितना, 10,000 अपॉन 100 + x। देखिए अब ये 100 × 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला गया, 100 + x और 100 - x, इट इज नथिंग बट a + b, a - b, जो कि a² - b² के बराबर होता है। यानी 100 का स्क्वायर जो करेंगे वो बनेगा 10,000, माइनस का कितना, x²,
तो y का हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस आएगा वो हमारे पास कितने के बराबर आ गया 10,000 अपॉन 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शन फोर्थ बन गया, ऑप्शन फोर्थ ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ गया। अब देखिए ये एक तरीका होता है जिससे क्वेश्चन हम लोग इक्वेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे चाहिए कि मुझे और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं इस सब चीज़ों को मिटा देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम लोग कुछ और तरीका यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करें जिससे और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो सी, मैं भी सब चीज़ें हटा देता हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि आप एक दिमाग में कोई भी एक परसेंटेज वैल्यू एज्यूम कर लीजिए। लेट अस सपोज मैंने इस x की जगह पे मैंने एज्यूम किया, सपोज कर लो 5%। x की जगह पे मैंने एज्यूम किया 5%। एक तो चीज़ श्योर है कि अगर आपके पास x% का इंक्रीमेंट होगा और x का डिक्रीमेंट होगा तो ओवरऑल डिक्रीमेंट होगा। इसका मतलब जो नया प्राइस आया है वो पुराने वाले से कम आया है, यानी y का वैल्यू जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इफ इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 तो ऑब्वियसली ऑप्शन 1 हमारे पास हो नहीं सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। y जो रहेगा, जो ओरिजिनल प्राइस है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब अगर आप दिमाग में कोई भी परसेंटेज बना लीजिए, x बराबर जैसे मैंने 5% बोल दिया आपको, अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस का 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 1 माइनस का 25 विल बिकम माइनस 24। देखिए किसी भी आर्टिकल का प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर भी देख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस का 5 स्क्वायर यानी माइनस में 24 बनेगा। स्क्वायर रूट में आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है यानी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू बनेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं बन सकता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं बनेगा। अगर हल्का सा भी परसेंटेज में आपका कमांड हो गया तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलरली कैनॉट बी डिटरमाइंड नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। तो आप देख कर ही क्वेश्चन को कैसे मार्क कर सकते हैं ये मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है। चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, और इस पूरे सीक्वेंस का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसको देखते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय x%। मैं इसको फटाफट बनाता रहता हूँ। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, पहले इसका जो आपके पास प्राइस है ये x% बढ़ा, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसमें x% का डिक्रीमेंट हो गया, इसमें x% का डिक्रीमेंट हो गया और ये प्राइस यहाँ पे बन गया। फिर क्या बोल रहा है, दिस साइकिल इज रिपीटेड वंस मोर। ये परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो आपके पास साइकिल है ये एक बार और रिपीट किया गया, x% का इंक्रीमेंट हो गया और ये आपके पास वापस से x% का डिक्रीमेंट हो गया, और दिस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिकम्स 1944.83। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे प्राइस बन गया 1944.83। इफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल डिक्रीजेस बाई ₹441 इन द फर्स्ट साइकिल, मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की बात की जाए तो आपके पास पहले साइकिल में डिक्रीमेंट कितने का आ रहा है, 441 रुपए का डिक्रीमेंट आ रहा है, 441 रुपीज़ का डिक्रीमेंट आ रहा है। तो सेकेंड साइकिल की यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए अगर x का इंक्रीमेंट और x का डिक्रीमेंट, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 100% का डिक्रीमेंट आएगा। अगर सिंगल डिक्रीमेंट की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 100। अगर यहाँ पर भी देखा जाए x इंक्रीमेंट x डिक्रीमेंट, तो यहाँ पर भी जो सिंगल डिक्रीमेंट आएगा वो एक्स स्क्वायर बाई 100% का आएगा। मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे 4% को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं 2 साइकिल को कंप्लीट करूंगा, यहाँ पे 2 साइकिल को इंक्लूड करूंगा कि पहले साइकिल में 441 का डिक्रीमेंट हुआ था, सेकेंड साइकिल में कितने का हुआ हमें नहीं पता यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये आर्टिकल का प्राइस बन गया 1944.83, ठीक है। और आपको पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए अगर इस क्वेश्चन को गलती से भी कोई स्टूडेंट अगर इक्वेशन से सॉल्व करेगा, ठीक है, और हमें क्या करना है, अपनी थिंकिंग थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को इक्वेशन से सॉल्व किया तो शायद मुझे यहाँ पर इसका इक्वेशन मेथड को यहाँ पे रख देना चाहिए था, जो कि मैं सॉल्व नहीं करता, आपको बता देता कि ये इक्वेशन मेथड कितना टाइम टेकिंग होता। बट एनीवेज दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। इक्वेशन मेथड से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। अब थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए जरा देखिए, दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या वो तरीका हो सकता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 100% का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीमेंट हो रहा है, बट फॉर डिफरेंट बेस वैल्यू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 100% का बेस वैल्यू ये ओरिजिनल प्राइस बनेगा, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर बाई 100% का बेस वैल्यू होगा ये वाला प्राइस बनेगा आपके पास, ठीक है। पहला डिक्रीमेंट 441 का हो रहा है, सेकेंड डिक्रीमेंट के बारे में हमारे पास कोई अंदाजा नहीं है। अब देखिए ये जो प्राइस है 1944.83, देखिए मैंने ऑप्शन जैसे ही देखा तो 2250, 1950, 2750, 2500, तो मेरे पास 100-200 का हमारे पास जो है यहाँ पे तकरीबन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है जो दूर दूर डिफरेंसेस पे दिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1950 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1950।
और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 450 बोल देता हूँ, 450, 441 को मैंने 450 बोल दिया। अब देखिए कि अगर मैं दूसरे वाले डिक्रीमेंट को इंक्लूड भी ना करूं, अगर पहला डिक्रीमेंट 450 का हुआ है, उसके बाद अगर 1950 हुआ है, तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस जो बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 1950 में अगर हम लोग 450 ऐड करेंगे तो इट विल बिकम 2400। इसका मतलब ये आ गया कि ये जो प्राइस होना चाहिए ये 2400 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ डिक्रीमेंट हो रहा होगा। एक डिक्रीमेंट 441 का हुआ, दूसरा डिक्रीमेंट कुछ और वैल्यू का होगा, और दो डिक्रीमेंट के बाद 1950 हो रहा है। मैंने सिर्फ एक डिक्रीमेंट की बात किया हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस 450 से तो ज़्यादा ही होगा, 450 रुपीज़ से ज़्यादा ही होगा। तो 1950 में 450 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2400, 2400। अब देखिए, अगर आपने बोला कि 2400 से ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, एक 2500 और 2756.25। अब देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि दोनों जगह पे परसेंटेज वैल्यू सेम हो रहा है, दोनों जगह पे परसेंटेज क्या हो रहा है, सेम, ठीक है, बट फॉर डिफरेंट बेस वैल्यू। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे 441 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिक्रीमेंट आएगा, देखिए 441 का डिक्रीमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन इट विल बी वेरी क्लोज टू अप्रॉक्सीमेटली 300 टू 400, कुछ इस तरीके से वैल्यू बोल सकते हैं कि आपके पास देखिए क्लोज वैल्यू होगा 441 के आसपास, 441 के बराबर नहीं होगा, और इसको मैं रफली बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितने के बराबर होगा। परसेंटेज सेम है बट बेस वैल्यू अलग है, तो डेफिनेट सी बात है आपके पास जो यहाँ वाला वैल्यू 441 है, तो यहाँ पे 441 नहीं होगा, इट विल बी समथिंग क्लोज टू 441। अगर मैंने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए 400 भी एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे 2400 तो तब बन रहा था जब मैंने यहाँ पे सिर्फ इस 450 को इंक्लूड किया हुआ था। अगर मान लीजिए 400 का डिक्रीमेंट और हो रहा होगा, तो आपके पास यहाँ का वैल्यू 400 और ऐड करेंगे तो लगभग 2800 के पास जा रहा है। 2800 का मतलब, पास जाने का मतलब है कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज माई आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे बन रहा है ये आप लोगों को देखना पड़ेगा, और कई लोगों को ये दिक्कत होती है कि ये 300 से 400 आपने कैसे गेस कर लिया। देखिए, सिंपल सी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 441 नहीं होगा, इट विल बी क्लोज टू 441। तो मैंने एक रेंज ले लिया, आप 300 भी मत लीजिए, आपका ये 400 होगा, वो 441 नहीं होगा, 441 से थोड़ा सा कम होगा, तो मैंने 400 ले लिया। किसी कोई अगर 350 भी ले ले, कोई 300 भी ले ले, तब भी आपको समझ में आएगा कि 2500 तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर जब से यहाँ पे 441 है, तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे 441, ये 100 और 50 तो नहीं बन सकता है, ये उससे क्लोज ही वैल्यू रहेगी, ये फॉर श्योर है, ठीक है। ये बिल्कुल, ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा भी डेवलप करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेरा पॉइंट क्या है बोलने का, ठीक है। सेम तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी मैं फटाफट डायग्राम बनाऊंगा कि आपके पास देखिए किसी आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस था, ये आपके पास x% का इंक्रीमेंट हो गया, फिर इसके बाद x% का डिक्रीमेंट हो गया, और ये साइकिल को रिपीट कर दिया गया, फिर से x% का इंक्रीमेंट और वापस से x% का डिक्रीमेंट होने के बाद कितना हो गया, 2304, 2304। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, पहले वाले साइकिल में 100 रुपए का डिक्रीमेंट हुआ था, अब देखिए वापस से वही चीज हो रही है, फर्स्ट वाले साइकिल में 100 रुपए का डिक्रीमेंट हुआ, तो सेकेंड साइकिल में जो डिक्रीमेंट होगा ये 100 रुपए का नहीं होगा, ये 100 से थोड़े से कम का होगा, कितने का होगा हमें नहीं पता, लेकिन 100 का तो नहीं होगा, 100 से पास का वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, ओके फाइन, 2304। अब देखिए, अगर मैंने इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहा, देखिए पहली बात है इस क्वेश्चन का आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो अगर ये 100 रुपए का अगर हमारे पास यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ का जो प्राइस होगा इधर का, 100 रुपए कम करने के बाद अगर इसको मैं इंक्लूड भी ना करूँ तो 2304 हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 2400 रुपये से ज़्यादा ही होगा, 2400 रुपये से ज़्यादा होगा, 2400 रुपये से ज़्यादा होगा, इसका मतलब 2200 नहीं हो सकता, 2400 नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 2500 और 2600। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि ये डिक्रीमेंट कितने के बराबर होगा, तो 100 रुपये से तो कम ही होगा, अप्रॉक्सीमेटली अगर मैंने कहा कि 90 होगा, कोई कहे मैं 80 मान लूँ, तो कुछ भी मान लो आप, 90 मान लो, 80 मान लो, जो मानना है मानो, 100 रुपये से कम होना चाहिए और 100 के पास होना चाहिए, ठीक है। 85 मान लो आप। अब मैंने एक तरीके से बोला कि भाई 190 अगर आपके पास ये प्राइस कम होगा तो कितना होगा, 2304 में अगर हम लोग 190 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये अप्रॉक्सीमेटली 2494, यानी 2500 के पास ही वैल्यू आएगी। अप्रॉक्सीमेटली 100 और ऐड करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास कितना बनेगा ये 2500, क्योंकि 2600 हो नहीं सकता है, 2600 के लिए यहाँ पे 200 रुपये कम करना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे 100 रुपये ही, 100 से कम ही होना चाहिए। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 90 मान के देखा, तो हमारे पास क्या सूटेबल ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए 2500 इज माई आंसर।
प्लीज़ इस एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि बड़े से बड़ा सवाल आपके पास चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको सही अप्रोच पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होना चाहिए। आर कारपेंटर गेट्स ₹46,500 वर्किंग 24 days in a month. His wages per day is increased by 44.44% and number of days is decreased by 10%. अब देखिए, टोटल वेजेस की बात करेंगे। टोटल वेजेस किसी का कैसे निकालते हैं आप? दैट इज इक्वल्स टू वेजेस पर डे। एक दिन में कितना कमाएगा आदमी, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज ही हैज वर्कड। ठीक है, टोटल वेजेस मल्टीप्लाइड बाय वेजेस पर डे इक्वल्स टू वेजेस पर डे मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहली चीज क्या होती है कि हम लोग को क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में कीवर्ड पकड़ना होता है। कीवर्ड में अगर हम लोग देखें तो कीवर्ड में यहाँ पे बोला हुआ है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज एक कंपैरिजन होता है। ठीक है, अगर परसेंटेज कंपैरिजन होता है तो इसको कई बार सॉल्व करने के लिए हमारे पास रियल वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम लोग सिर्फ परसेंटेज चेंज से ही परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, तो रियल वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये हो गया, ये 46,524 डेज इन अ मंथ, ये सब कुछ नहीं भी दिया रहेगा तब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब अगला पड़ाव क्या है कि क्या मुझे 44.44% का हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू पता है, तो ये हमारे पास कितने के बराबर होता है? 4/9 के बराबर होता है। और 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा? 1/10 के बराबर होता है। यहाँ पे 44.44% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 1/10 यानी 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है। देखिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने बताया था 9 तो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है तो 9 में 4 ऐड कर देंगे, यानी कितना बनेगा? 9 में 4 जोड़ दिया 13। यहाँ पे 10 था, 10 में एक डिक्रीज कर रहा है तो बनेगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसल आउट हो गया, कितना बच रहा है यहाँ पे? 13, और यहाँ पे कितना बचा? 10। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो नीचे वाला है ये ओल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ये ऊपर वाला न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक और जगह लिख लूँ, यहाँ पे 13/10 को एक बार वापस से लिख लूँ कि नीचे वाला ओल्ड है, ऊपर वाला न्यू है। अब देखिए, परसेंटेज क्या होता है? एनीथिंग कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। तो अगर मैं इसको 100 बना दूं, यानी 10 मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो ऊपर भी 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 130। भाई 100 से 130 होने का मतलब है कि डायरेक्टली इंक्रीमेंट कितने का दिख रहा है मुझे? 30% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टिकट फेयर बिटवीन गोवा एंड मुंबई वॉज इंक्रीज्ड बाई 12.5%। वट इज 12.5%? दैट इज 1/8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। As a result, there was a fall of 11.11%, that is 1/9 in the travelers। अब देखिए, रेवेन्यू जो होता है आपके पास, जो ट्रेवलर्स जो आपके पास होते हैं या ट्रेवलिंग एजेंसीज होती हैं, उनका टोटल रेवेन्यू आप कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? दैट इज इक्वल्स टू फेयर ऑफ वन पैसेंजर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ पैसेंजर्स, या फिर ट्रेवलर्स। मैं ऐसे लिख लेता हूँ, भाई कितना फेयर एक पैसेंजर पे कर रहा है, एक ट्रेवलर पे कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ट्रेवलर्स। अगर मैं फेयर की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जो टिकट फेयर है वो 12.5% बढ़ गया, यानी 1/8 का इंक्रीमेंट हो गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बिकम 9/8 होल मल्टीप्लाइड बाई। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेवलर्स। 11.11% का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1/9 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये कितना बन जाएगा? 8/9 बन जाएगा। अब मैं आपसे देखूं कि मैं टोटल रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज चाहूंगा, तो आपके पास देखिए कितना बनेगा? 8 से 8, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 1/1 बना। 1/1 का मतलब क्या है? 0% चेंज। अब देखिए आगे फर्दर, if the new revenue comes out to be 2.7 crores, find the initial revenue। this was the old value, this is the new value, 1 1, that means same। मतलब अगर हमारे पास 12.5% का इंक्रीमेंट हो रहा है और 11.11% का ट्रेवलर्स में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इनिशियल रेवेन्यू और न्यू रेवेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 0% चेंज आएगा, यानी यहाँ का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 2.7 करोड़ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज माई राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखिए, मैंने एक चीज सक्सेसिव में मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास रिमेनिंग वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज करेगा, ठीक है, बैलेंस वर्ड यूज करेगा, या फिर हर परसेंटेज वैल्यू के लिए अगर बेस वैल्यू चेंज हो रहा है, अल्टीमेटली वैसा डायग्राम अगर आपके दिमाग में बन रहा है, दैट मीन्स दैट इज द केस ऑफ सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। और पहला पार्ट तो ये होता है कि अगर किसी भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास अगर मल्टीप्लीकेशन साइन यूज हो रहा है तो सक्सेसिव यूज होता है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे इस सवाल की बात करते हैं। In a month, a person spends 6.66% of income on medical, 20% of remaining, very important word, on education, 16.66% of remaining on rent। ठीक है, ये दिया हुआ है।
फाइंड हिज एनुअल इनकम इफ ही सेव्स ₹14,000 पर मंथ। ठीक है, सो देखिए पहले मैं इसको डायग्रामेटिकली बताऊंगा आप लोगों को कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक इंसान की इनकम है, तो इनिशियली व्हाट हैपेंस कि जब आपकी इनकम क्रेडिट होती है, ठीक है, इसके बाद आप खर्च करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसने 6.66% खर्च किया, ही स्पेंट 6.66% ऑन मेडिकल। ठीक है, देन जो बचे हुए पैसे थे, रिमेनिंग पैसे का, उसने खर्च किया 20%। कहाँ पर? एजुकेशन पे। देखिए मैंने डाउन एरो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि खर्च में हमेशा क्या होता है, पैसा कम होता है, ठीक है, रिड्यूस होता है। फिर फर्दर आपके पास रिमेनिंग वर्ड यूज किया हुआ है, और रेंट पे खर्च करता है कितना? 16.66%। और यहां पर कहानी खत्म हुई। देखिए सारा खर्च करने के बाद आपके पास जो कहानी खत्म होगी वो कहां पे होगी? सेविंग पे, इसकी सेविंग पे। अब देखिए ध्यान से, पहले आदमी की इनकम स्टार्ट हुई, 6.66% खर्च किया, उसके बाद आपके पास पैसा बचा, फिर उस रिमेनिंग पे 20% खर्च किया, फिर उस रिमेनिंग पे 16.66% खर्च किया, और ये बन गया सेविंग आपके पास। हमें क्या करना होता है कि अल्टीमेटली कई बार हम लोग को अपने इनकम सेविंग में रिलेशन निकालना होता है। तो ये जो हमारे पास इनके बीच में डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? टोटल एक्सपेंडिचर का आता है। अब मैं कुछ थियरीज बताऊंगा आप लोगों को, प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसे रिमेनिंग बेस्ड क्वेश्चन में अगर आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लिंक करना है, तो आप लोगों को बीच की वैल्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप उसकी टेंशन फिर मत लेना, आप उसको एलिमिनेट कर दो। आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि मेडिकल पे खर्च कितना हुआ, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि एजुकेशन और रेंट पे कितना खर्च हुआ। आपको इनकम, सेविंग और बीच में टोटल एक्सपेंडिचर को कहीं ना कहीं लिंक करना है। देखिए कैसे, मैंने कहा कि कहानी की शुरुआत हो रही है इनकम से, तो मैंने इनकम को आई लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 6.66% कितने के बराबर होता है? दैट इज हमारे पास ये 1/15 के बराबर होता है, 1/15 के। 1/15 खर्च हुआ, मतलब अगर किसी इंसान के पास 15 रुपए हैं तो उसमें से कितना खर्च हो गया? 1 रुपए खर्च हो गया, ठीक है, 1/15। सो 1/15 हमारे पास यस खर्च हो गया, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा? 15 में से अगर 1 रुपए खर्च हो गया तो बचा कितना? 14 आउट ऑफ कितना? 15। नेक्स्ट 20% खर्च हो गया, कितने के बराबर होगा? 1/5 के बराबर। यानी इसका मतलब 5 में से कितना खर्च हो गया? 1 रुपए, यानी कितना बचेगा? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 16.66% खर्च हो गया, यानी कितना बनेगा? 1/6। यानी कितना बनेगा? 6 में से 1 रुपए खर्च हो गया, यानी कितना बचेगा? 5/6। अब देखिए ये अल्टीमेटली कितने के बराबर आएगा? ये आपके पास सेविंग के बराबर आएगा। इस क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, फाइंड हिज एनुअल इनकम इफ ही सेव्स ₹14,000 पर मंथ। अब देखिए इसमें एक कैच है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको 14,000 के बराबर कर दिया, लेकिन 14,000 क्या है? इसकी मंथली सेविंग है, और ये आपके पास जो निकलेगा ये क्या निकलेगा? हमारे पास मंथली इनकम निकलेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है? एनुअल इनकम पूछा है। तो यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। एनीवेज उसके बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया मान लीजिए, देन 14 से ये 1000 टाइम्स चला गया, और फर्दर हमारे पास क्या जा सकता है? दिस इज 4, तो सपोज दिस विल बी 500, 250, ठीक है, और 250 आ गया हमारे पास, दिस बिकम्स 90 इंटू दैट 90, दैट इज 00 आ गया, 25 9 225, तो 22,500 रुपये ये इसका इनकम आया। अब देखिए मैंने इसको इक्वेट किससे किया था? ये मैंने मंथली सैलरी लिया हुआ था, तो आपके पास ये जो इनकम आया ये क्या आया हमारे पास? ये इसकी मंथली इनकम आई है। लेकिन देखिए क्वेश्चन में यही कंफ्यूज किया हुआ है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर ऑप्शन दे देगा 22,500, वहीं पर मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में मंथली इनकम नहीं पूछा हुआ है, आपसे एनुअल इनकम पूछा हुआ है। तो इस आदमी की जो एनुअल इनकम होगी वो क्या बनेगी? ठीक है, एनुअल इनकम कितनी बनेगी? दैट इज 22,500, जो इसकी मंथली इनकम है, मल्टीप्लाइड बाई कितना? 12। कितना बनेगा? 2 0 आ गया, 12 पंजे कितना? 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 12 दूनी 24, 25, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया? 2.5 लाख रुपए इसकी एनुअल इनकम आ गई, 2.5 लैक्स। फाइन, चलिए नेक्स्ट। A man spent 6.25% of his income on rent, out of remaining amount 13% on medicine and 27% on education and 10% of remaining on entertainment. Find the ratio of his total income and total expenditure. Now this is a very nice question, ठीक है। अगर आप इसमें देखिए कि ये जो आदमी है 6.25% खर्च करता है
कहाँ पे, रेंट पे, कहीं पर भी खर्च कर रहा है। इसके बाद आउट ऑफ रिमेनिंग वर्ड यूज़ कर दिया, 13% खर्च करता है मेडिसिन पे और 27% खर्च करता है एजुकेशन पे। देखिए आपके पास जो ये दिया हुआ है, इस 13% और इस 27% के बीच में कहीं पर भी रिमेनिंग वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है इसका। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा कि कहानी की शुरुआत होगी हमारे पास इनकम से, तो यहाँ पे इनकम से स्टार्ट हुई कहानी, ठीक है, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 6.25% खर्च होता है कहाँ पे, रेंट पे। फिर इसके बाद रिमेनिंग का 13% और 27% ये आपके पास मेडिसिन और एजुकेशन पे। तो 13 और 27 को क्लब कर देंगे आप और टोटल कितना बन जाएगा, 40%। आपसे कोई नहीं बोल रहा है कि आप मेडिकल और एजुकेशन का अलग से निकालिए, तो हमने 13 और 27% को क्लब कर दिया, 40% बन गया, यहाँ पे आया। इसके बाद 10% रिमेनिंग का, ये आपके पास एंटरटेनमेंट पे जहाँ पर भी खर्च हो रहा है, और ये आपके पास आ गई कहानी सेविंग पे, ठीक है। तो इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है, लेकिन बीच के वैल्यू को निकालने को कोई नहीं बोल रहा है आपको। तो आप देखिए यहाँ पे इनकम हमारे पास आया मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज 6.25%। 6.25% हमारे पास कितने के बराबर होता है, मैं दूसरी पेन से यूज कर लेता हूँ, दूसरे कलर से। 6.25% दैट इज हमारे पास होता है 1/16 के बराबर, ठीक है। 1/8 होता है 12.5, ये होता है 1/16। 1/16 खर्च करने का मतलब क्या है, 16 में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, 15/16। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो मैंने बता रखा है आप लोगों को। 40% क्या होता है, 2/5। 2/5 खर्च करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3/5। 5 में से 2 रुपए खर्च कर दिया यानी 3/5 बन गया। नेक्स्ट 10% खर्च कर रहे हैं तो 1/10। 10 में से 1 रुपया खर्च करेंगे तो कितना बनेगा, 9/10। और ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास सेविंग के बराबर आएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास देखिए इनकम और सेविंग के बीच में रिलेशन आ सकता है। कैसे आएगा, जरा देखिए, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो सकता है। 5 से दिस इज 3 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, और यहाँ पे 3 यहाँ पे 10, और तो अब फर्दर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली हमारे पास इनकम और सेविंग का रेशियो कितना आया, तो 16 10 ज़ा 160 और 9 3 ज़ा 27 3 ज़ा 81, ठीक है। तो ये इनकम और सेविंग का रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड का। अब क्या करना है, आपसे पूछा है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना। तो सिंपल सी बात है, अगर 160 रुपये कमाने वाला आदमी अगर 81 रुपीज़ बचाएगा तो कितना खर्च करेगा, तो इनकम, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर बनेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनकम की जगह पे 160 और एक्सपेंडिचर 160 रुपीज़ कमाने वाला बंदा 81 रुपीज़ बचाता है, खर्च कितना करेगा हमारे पास 79। 160 में से 81 माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया इनकम और एक्सपेंडिचर का, ये मेरा आंसर बन गया। इनकम 160 और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, 79। नेक्स्ट आगे फर्दर सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास और बोला हुआ है, अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, 8.33% of remaining on medicine and 11.11% of remaining on education. Find the amount spent on education if he spends rupees 18,900 on medicine. अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि अभी तक हम लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू को लिंक कर रहे थे, लेकिन अभी बीच की वैल्यू को यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर बीच की वैल्यू को कभी बोलेगा तो आप एक तरीका यूज करेंगे। 12.5% को मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/8। 8.33%, 8.33% हमारे पास कितने के बराबर होता है, दैट इज 1/16। 1/8 इज, सॉरी, नॉट इज, इट इज नॉट 1/16, इट इज 1/12, यस 1/12, ओके। 11.11% कितने बराबर होता है, 1/9 के बराबर, ठीक है। सो ओके, 10% इज 1/10, देन 9.09% इज 1/11, 1/12 इज 8.3, ओके फाइन। सो ये हमारे पास परसेंटेज और फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गए, ठीक है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप जरा देखिए बहुत ध्यान से। देखिए टोटल इनकम को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, टोटल इनकम को जो भी ये फ्रैक्शंस दिख रहे हैं इनके डिनोमिनेटर वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। दैट इज कितना बनेगा, 8 इंटू 12 इंटू 9, 8 इंटू 12 इंटू 9। अब इसमें से रेंट का पैसा हमें अलग निकालना है, ठीक है, रेंट का पैसा हमें अलग निकालना है। इसमें से रेंट खर्च हुआ कितना परसेंट, 12.5%। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। अगर रेंट 1/8 पार्ट निकालेंगे,
1/8 पार्ट अगर हम लोग निकाल देंगे, 12 9 का कितना होता है 108। देखिए इस 8 में इस 8 इंटू 12 इंटू 9 में से अगर मैं 1/8 पार्ट निकालूंगा तो कितना बचेगा, 12 9 दैट इज कितना बनेगा 108 बचेगा। ठीक है, अब लेकिन देखिए क्या करना है, हम लोग बस यहाँ पे लिखते हैं 12 इंटू 9। क्या मैंने किया है, 1/8 पार्ट निकाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12.5% का। ठीक है, अब आप देखो व्हाट विल बी द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट के लिए देखिए बहुत आराम से हम लोग करेंगे इस चीज को कि मुझे क्या करना है कि ये हमारे पास इनकम एज्यूम किया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई मत करो, आप बाद में कर लेंगे, उसको देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो 8 इंटू 12 इंटू 9 आपके पास है, इसमें से मुझे 12 इंटू 9 माइनस करना है। अगर आप 12 इंटू 9 माइनस करेंगे तो देखिए 12 इंटू 9 माइनस करने के लिए कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास ये जो रिमेनिंग वैल्यू बचा है ना, इसमें से एक कम कर दो आप, कितना बचेगा 7 इंटू 12 इंटू 9। कैसे किया मैंने, जरा देखिए, एक ही प्रोसेस मैं बता देता हूँ, बाकी में यही सेम चीज़ फॉलो करेंगे। 8 इंटू 12 इंटू 9 था, माइनस कर रहे हैं 12 इंटू 9। मैंने कहा कि 12 इंटू 9 को कॉमन ले लो आप, 12 इंटू 9 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा 8 माइनस 1 बचेगा, तो कितना बच गया 8 12 इंटू 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना 7, ये हमारे पास बच गया। ये रिमेनिंग वैल्यू है। फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से मेडिसिन हम लोग कॉमन निकालेंगे। मेडिसिन का हमें निकालना है, मेडिसिन कितना, मेडिसिन इज 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट निकालेंगे तो कितना बचेगा 7 इंटू 9। अब देखिए फिर से 7 और 9 कॉमन निकलेगा तो जो आपके पास रिमेनिंग बच रहा है उसको एक कम कर दीजिए, यानी कितना बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 9। अगर आप माइनस इसमें से ये माइनस करके देखिएगा सेम प्रोसेस से, तो यही बनेगा। इससे क्या हो जा रहा है कि मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं फटाफट चीज़ों को कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वैल्यू बच गया। फिर से हमारे पास क्या हो रहा है 11.11% निकालना है हमें, किसका, एजुकेशन का। फाइन, तो 11.11% कितना बनेगा, ये एजुकेशन पे खर्च हो रहा है कितना 1/9 पार्ट, 1/9 पार्ट यानी कितना बचेगा 11 इंटू 7, तो ये रिमेनिंग पार्ट बच रहा है। अब ये रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा 11 इंटू 7 अगर कॉमन लेंगे तो बचा 9, यहाँ पे 9 को एक कम कर दो 8 इंटू 11 इंटू 7। देखिए इस तरीके से पूरी ट्री बन जाएगी। अब एक बार अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को इसमें बना सकते हैं रहेंगे। ठीक है, इसमें कहीं पर भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है 77, और किसका दिया हुआ है अमाउंट स्पेंड ऑन मेडिसिन, मेडिसिन पे कितना खर्च हो रहा है 9 7 दैट इज कितना 63। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या है 63 का जो वैल्यू है ये आपके पास कितना है 18,900। तो 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 300, 1 यूनिट का वैल्यू 300। आपको निकालना क्या है एजुकेशन का वैल्यू, एजुकेशन का वैल्यू कितना 77 यूनिट्स का, कितना बनेगा 77 इंटू 300, ये कितना बनेगा 210 और आपके पास 21, 210 और 21 231, 21। ठीक है, 1 आ गया 2 21 23। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट टेंस 100,000 10,000 23,100, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 23,100 रुपये किस पे खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे। तो इस तरीके से देखिए ट्री मेथड आप बना सकते हैं। अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है और आपके पास इस तरीके से कैलकुलेशन करा रहा है तो आप ये कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक एक्सेप्शन था कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल को लिंक नहीं किया, बीच के वैल्यू को यूज किया हुआ है, दैट इज मेडिसिन और एजुकेशन को हमारे पास यहाँ पे लिंक किया हुआ है। ठीक है, फाइन। तो आई होप कि दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो तो कर्सर कहीं चला गया। चलिए फटाफट ये देखिए क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है। अब बोल रहा है इनिशियली अ शॉपकीपर हैड एक्स पेन्स, अ शॉपकीपर बॉट 10 पेन्स फॉर 10% ऑफ पेन्स फ्रॉम एक्स, yet another customer bought 20% of pens from that, after that one another customer purchased 25%। ठीक है, 10% कितना होता है 1/10 होता है, 20% कितना होता है 1/5 होता है। अब ये आपके पास नंबर ऑफ पेन्स क्या हो रहा है हमारे पास कम होते जा रहे हैं, 25% कितना होता है 1/4 होता है। एक शॉपकीपर है जिसने एक कस्टमर को 10% दिया, दूसरे कस्टमर को रिमेनिंग में से 20% दिया, तीसरे कस्टमर को रिमेनिंग में से 25% दिया। अगर 270 पेन्स लेफ्ट आउट हैं तो इनिशियली कितने पेन्स थे, मैंने कहा इनिशियली वाले पेन्स को मैंने आई मान लिया। मैंने कहा इसमें से अगर 10% निकाल दोगे तो कितना बचेगा 1/10,
यानी 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9/10 होल मल्टीप्लाइड बाई 20% का अगर हमारे पास ये सेल आउट हो गया तो 5 में से 1 सेल आउट होगा तो कितना बचेगा 4 आउट ऑफ कितना 5 मल्टीप्लाइड बाई 25% यानी 4 में से 1 सेल आउट होगा तो कितना बचेगा 3 आउट ऑफ कितना 4 और कितना आपके पास अल्टीमेटली पेन बच रही है 270। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 3 ज़ा 27, ये कितना चला गया 10 टाइम्स। तो आपके पास इनिशियली कितनी पेन्स थी 10 5 ज़ा 50 और ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 10 दैट इज़ 500। ये मेरे पास अल्टीमेटली आंसर आ गया। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। फटाफट कर सकते हैं सक्सेसिव का अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Rajat gives 10% of some amount to his wife and 10% of the remaining to hospital expenses and again 10% of the remaining amount to charity। अब देखिए वही 10% बार बार इस्तेमाल हो रहा है। 10% अल्टीमेटली कितना होता है 1/10 के बराबर होता है। अब मैंने कहा कि रजत के पास मान लीजिए आई रुपीज़ था इनिशियली, अगर 1/10 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 9/10, फिर से 1/10 खर्च कर रहा है तो 9/10, फिर से 1/10 खर्च कर रहा है तो रिमेनिंग कितना बचा 9/10 और ये पैसा कितने के बराबर बच गया 7290 के बराबर। 999 ये तुम्हारे पास कितना हो गया 729, ये 10 टाइम्स चला गया और आपके पास ये 10 10 10,000 और ये 10,000। तो आपके पास इनिशियली जो रजत के पास कितने अमाउंट था डेट इज 10,000 रुपीज़, ये इनिशियली आपके पास प्रेजेंट था। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर दो फ्रेंड्स का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए की बात करते हैं और बी की बात करते हैं, दोनों 100 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों 100 किलोमीटर। अगर ए का स्पीड जो है सपोज कर लो 10 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे किलोमीटर सही है, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 10 आवर्स। यहाँ पे कितना था मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको 20 इंटू 5। ठीक है, अब अल्टीमेटली प्रोडक्ट कांस्टेंट से क्या कहने का मतलब है कि देखिए जो यहाँ पे डिस्टेंस है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो जो भी प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 100 किलोमीटर, ये भी 100 किलोमीटर। इसके अलावा अगर ए और बी के स्पीड का रेशियो देखा जाए तो 10 और 20 का रेशियो कितना बनेगा 1:2 बनेगा। और जरा टाइम का रेशियो देखा जाए तो 10 और 5 का रेशियो कितना आएगा 2/1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उसका जो रेशियो रहेगा वो इन्वर्स रहेगा, लेकिन वो इन्वर्स तभी रहेगा अपॉन अ कंडीशन व्हेन द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो सपोज कर लो अगर मैं इसको जनरलाइज वे में लिखूं C इक्वल्स टू अगर मान लीजिए A इंटू बी है, तो अगर मान लीजिए C हमारे पास ये कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई चेंज परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए A की वैल्यू की बात करोगे आप, तो अगर मान लो ये A और B मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का क्या रहेगा कि हमारे पास A और B ओल्ड और यहाँ पे न्यू। तो यहाँ देखिए एक इसकी पुरानी वैल्यू रहेगी, एक इसकी न्यू वैल्यू रहेगी, आप इनिशियल और फाइनल भी बोल सकते हैं। मान लो इसका रेशियो A:B बन रहा है, तो जो B का रेशियो रहेगा वो कितना बनेगा जस्ट इनवर्स बनेगा, लेकिन इनवर्स तभी बनेगा अपॉन अ कंडीशन व्हेन दिस शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इनवर्स की आपके पास इसमें लॉजिक होता है ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड then by what percent its consumption should be decreased so that the expenditure remains the same। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन या क्वांटिटी कोई बोलते हैं। ठीक है, खपत जो होती है, ठीक है, कितना आपने प्राइस है और कितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका एक्सपेंडिचर आएगा। ठीक है, देन अब आपको क्या करना है कि आपको इसको कांस्टेंट रखना है। प्राइस की बात करना है आपको, तो प्राइस आपके पास कितना बन रहा है 50% का प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है। कंजम्पशन में कितना परसेंटेज का डिक्रीमेंट आएगा ये आपको बताना है। देखिए 50% का अगर आप हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है तो 50% हमारे पास कितने के बराबर बनेगा 1/2। इसका मतलब क्या है, पहले प्राइस अगर 2 रुपये था उसमें 1 रुपये का इंक्रीमेंट आ रहा है, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 3/2। ठीक है, अब खुद से सोचिए अगर ये पार्ट को आपको कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो 3/2 मल्टीप्लाई कंजम्पशन के लिए क्या करेंगे
कि आपके पास एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो जो भी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा प्राइस का उसका इन्वर्स, तो अगर यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे कितना बनेगा 2/3। हमेशा रखिएगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये ओल्ड वैल्यू है और ऊपर वाली वैल्यू न्यू वैल्यू है। तो अगर प्राइस का रेशियो 3/2 आया, ये 3/2 कैसे आया, हमारे पास प्राइस में 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज 1/2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 2 रुपए में अगर 1 रुपए का इंक्रीमेंट होगा तो 3/2 बन जाएगा। तो कंजम्पशन में हमारे पास कितना बनेगा, जस्ट 3/2 का इनवर्स 2/3 बनेगा। ठीक है, तो ये कंजम्पशन हमारे पास में इसमें आ रहा है। अब ये क्या है कंजम्पशन का, ये ओल्ड वैल्यू है और ये इसका न्यू वैल्यू है, ये मैं बता चुका हूँ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। नीचे वाला वैल्यू हमेशा ओल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर वाला न्यू वैल्यू को। अगर पहले 3 किलो खरीद रहे थे और अभी 2 किलो खरीद रहे हैं तो हमारे पास कितने का डिक्रीमेंट आएगा, एक का आउट ऑफ कितना, हमेशा ओल्ड पे कैलकुलेट करते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये आपके पास कितना बन जाएगा 33.33% का हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को बनाना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 37.5%, देन बाई व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन्स द सेम। फिर से वही वाली बात है कि एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना है, सेम रखना है। तो हमारे पास क्या बनता है, प्राइस कंजम्पशन 37.5%। 37.5% कितने फ्रैक्शन के बराबर बनता है, 3/8। 3/8 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो प्राइस हमारे पास कितना बनेगा, अगर 8 था तो 8 में 3 का इंक्रीमेंट यानी 11 बन गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, 8 में 3 का इंक्रीमेंट यानी 11। तो कंजम्पशन हमारे पास क्या होना चाहिए, कंजम्पशन में डेफिनेट सी बात है प्राइस का इनवर्स बनेगा तभी तो जाके कांस्टेंट बनेगा एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 11 बनेगा। तो देख लीजिए 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 11, तभी ये 1/1 आएगा आपके पास, यानी कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो यानी कंजम्पशन हमारे पास जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा है 8/11 बन रहा है, मतलब नया कंजम्पशन हमारे पास कितना आया 8, और ओल्ड कंजम्पशन कितना आया 11। यानी पहले आपके पास 11 किलो की खपत थी तो अभी 8 किलो की खपत है। ठीक है, तो 1 सेकेंड, ओके आई हैव डन अ मिस्टेक, यहाँ पे मुझे डिक्रीमेंट करना था प्राइस को। ठीक है, मैं जस्ट चेंज कर दूंगा, इसको कि यहाँ पे 3/8 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले अगर 8 था तो 8 में 3 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 5 बनेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 8/5 बनेगा। पहले 5 किलो खरीदा जा रहा था तो अभी 8 किलो खरीदा जा रहा है, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 3 का आउट ऑफ कितना 5 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो 3/5 कितने के बराबर होता है, 60% का बराबर होता है। 60% का कंजम्पशन में इंक्रीमेंट आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने चेंज कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ rectangle is increased by 80%, then by what percent its breadth should be decreased so that the area remains the same। अब देखिए एरिया रिमेन्स द सेम, फाइन। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने के बराबर होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। 80% कितना होता है, 4/5। तो अगर पहले 5 लेंथ था तो 4 का इंक्रीमेंट आ जाएगा, तो हमारे पास कितना बनेगा, 5 लेंथ था 4 का इंक्रीमेंट आएगा तो लेंथ कितना हो गया 9। अब एरिया में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली ब्रेथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, जस्ट 9/5 का उल्टा यानी 5/9। यानी पहले अगर ब्रेथ 9 था तो अभी कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कितने का डिक्रीमेंट हो गया, 4 का आउट ऑफ कितना 9 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। 1/9 इज 11.11 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज कितना 44.44% का डिक्रीमेंट हो गया हमारे पास किसमें, ब्रेथ में। ठीक है, तो इस तरीके से फटाफट वही देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, यही होता है कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ने में और आपके पास कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से या फिर आपके पास कंप्लीट तरीके से ना पढ़ने में। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में 80% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ब्रेथ में कितना डिक्रीमेंट चाहिए ताकि पेरीमीटर शुड बी सेम। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2l+b होता है। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट का केस नहीं है। देखिए आपके पास वेरिएबल को तो हटा दिया जाए, l+b बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे 80% का इंक्रीमेंट आ रहा है, यहाँ पे कितना डिक्रीमेंट रखना है कि पेरीमीटर क्या रहा है हमारे पास कांस्टेंट रहे। तो अल्टीमेटली याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वैल्यूज़ 2 तरीके की होती हैं। एक आपके पास होती है रियल वैल्यू, जिसमें कितना लेंथ है, एग्जैक्टली लेंथ ऑफ ब्रेथ आपके पास कितना है वो आप पता रहेगा। ठीक है, और आपके पास रिड्यूस वैल्यूज़। ठीक है, रियल वैल्यू और रिड्यूस वैल्यूज़।
तो आपके पास देखिए जब भी प्रोडक्ट रहता है तो आपको रियल या रिड्यूस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आप परसेंटेज चेंज से आंसर निकाल सकते हैं। बट आपके पास क्या होता है कि जब प्लस साइन होता है तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे एग्जैक्टली लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू रहे, चाहे आपके पास रिड्यूस फॉर्मेट मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बता रहे, तब भी आपके पास क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रियल या रिड्यूस वैल्यू नहीं गिवन है, तो ब्रेथ में परसेंटेज चेंज आप नहीं निकाल सकते हैं। तो पेरीमीटर अगर आपके पास सेम रखना है, लेंथ में इंक्रीमेंट 80% का हो रहा है, तो जब तक आपके पास वैल्यू पता नहीं रहेगी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते हैं। आंसर विल बी कितना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था आप लोगों का। प्लीज़ पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए, जैसा मैंने रिपीटेडली बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वेटेड एरर चालू करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएं। दैट इज़ टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथिक्स बाय गौरव सर, और बाकी चीज़ें आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।